बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम हेपेटाइटिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस और दूसरा सिम्टम्स। ये टॉपिक जो है आप लोगों के सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस डिजीज़ को पूरी तरह समझने के लिए ये दो पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हम ये दो पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं पैथोफिजियोलॉजी से। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मींस पैथो मींस डिजीज़ एंड फिजियोलॉजी मींस फंक्शन। मतलब ये हेपेटाइटिस डिजीज़ जो है ये लीवर में अपना फंक्शन कैसे करती है और किस तरह लीवर को डैमेज करती है, ये फिजियोलॉजी हम जो पढ़ेंगे। मतलब इस डिजीज़ का पूरा फंक्शन जब हम लीवर सेल के अंदर पढ़ेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, पैथोफिजियोलॉजी। तो चलिए अब इस पैथोफिजियोलॉजी को एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हेपेटाइटिस के जो वायरसेस होते हैं वो लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने एक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया है। ये एक लीवर सेल है और लीवर सेल को क्या कहा जाता है, लीवर सेल को कहा जाता है हेपेटोसाइट सेल। लीवर के सेल्स जो होते हैं उनको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। तो ये एक हेपेटोसाइट सेल है। अब यहाँ पर हमने एक और स्ट्रक्चर बना दिया है, ये वायरस को रिप्रेजेंट करता है। कौन से वायरस, वो वायरसेस जो हेपेटाइटिस काज करती हैं। तो एक वायरस के अलावा जो कि है HBV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसके अलावा जितने भी वायरसेस हैं, मतलब अगर वो HAV है हेपेटाइटिस ए वायरस, अगर वो क्या है हेपेटाइटिस C वायरस है, अगर वो हेपेटाइटिस D वायरस है, अगर वो हेपेटाइटिस E वायरस है, या वो हेपेटाइटिस F वायरस है, या क्या है हेपेटाइटिस G वायरस है, जो भी है बी के अलावा ये जितने भी होते हैं ये RNA कंटेनिंग वायरसेस होते हैं। समझ में आ गया? ये जितने भी होते हैं ये सारे RNA कंटेनिंग वायरस हैं। तो ये क्या है, एक प्रोटीन कोड सबसे पहले, और इसके अंदर क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर RNA मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वायरसेस का हेपेटोसाइट सेल या लीवर सेल की तरफ इनका एंडोसाइटोसिस होता है। इनकी एंट्री होती है किस पेनोमेना के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। और एंडोसाइटोसिस पेनोमेना के थ्रू जब ये वायरसेस एंटर हो जाते हैं तो अपना प्रोटीन कोट उतार देते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं, जो कि इस केस में है क्या, RNA। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी पर्पस इसके के लिए मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दो वायरसेस आ चुके हैं, एक ने भी RNA उतार दिया है और दूसरे ने भी क्या कर दिया है, अपना RNA यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एरिया में उतार दिया है। अच्छा, तो ये तो दो हो गए RNA, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RNAs। अच्छा, बाद में क्या होता है, लीवर सेल जो होते हैं उनके अंदर अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, एक राइबोसोम है। तो पहले क्या होता है कि ये एक RNA चली जाती है किसके पास, इस राइबोसोम के पास चली जाती है। राइबोसोम के पास चली गई तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। ट्रांसलेशन के बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये वायरल RNA जो यहाँ पे ट्रांसलेट हो गई, ये क्या कर देती है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं इनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन होते हैं। इसके अंदर मौजूद होते हैं कैप्सोमर इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि बाद में प्रोटीन का जो कवर होता है RNA वायरस के इर्द गिर्द, उसके बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एंटीजन भी इसमें मौजूद होते हैं, सरफेस एंटीजन। ये अपने प्रोटीन कोड के ऊपर ये वायरसेस लगाते हैं, सरफेस एंटीजन्स। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं इस mRNA से। इसके अलावा इसे बनाए जाते हैं RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज इसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा DNA पॉलीमरेज भी बनाए जाते हैं, DNA पॉलीमरेज। यहाँ पे जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए मैं ये स्पेलिंग पूरा नहीं लिख सकता। अच्छा, तो ये चार चीज़ें बन गई, कैप्सोमर्स बन गई, इसके अलावा सरफेस एंटीजन बन गए, RNA पॉलीमरेज बन गए, DNA पॉलीमरेज बन गए। ये तो बन गए। अब इन सारी चीज़ों को आगे एक और स्ट्रक्चर की तरफ भेज दिया जाता है।
जिसको कहा जाता है ER। यहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इधर भेज दिए जाते हैं। जब इधर भेज दिए जाते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इन सारी चीज़ों को एक वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर में बंद कर देता है। हो गया एक वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर कैप्सोमर्स पाए जाते हैं, इसके अलावा सरफेस एंटीजन पाए जाते हैं, इसके अलावा RNA पॉलीमरेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर देता है? पैक कर देता है। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब ये दूसरा RNA जो है, यहाँ पे मैंने अलग ड्रा कर दिया है इसका स्ट्रक्चर। फिर ये RNA चली जाती है आगे, और आगे जाकर क्या होता है कि ये आगे जाकर तो ये यहाँ पे आ गई ये RNA। अब ये RNA जो है इसके ऊपर ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है। ये तो एक नहीं है, बहुत सारे प्रोड्यूस हो गए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ से एक RNA पॉलीमरेज आ जाता है और इस RNA के बहुत सारे कॉपीज़ बना देता है। इस RNA की क्या करता है? बहुत सारे कॉपीज़ बना देता है। फॉर एग्जांपल ये एक RNA हो गया, ये दूसरा RNA हो गया, तीसरा RNA हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉपीज़ बना देता है इसके। अच्छा, तो अब इससे एक RNA और ये वेजिकल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज़ किया है, ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन कोट भी होता है। ये कैप्सोमर जो है इनसे बन जाता है ये प्रोटीन कोट। उसके अलावा ज़रूरी एंजाइम वगैरह भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा इसके मिड पोर्शन में एक पीस ऑफ RNA भी पाया जाता है। तो अब ये बन गया क्या? एक वायरस इससे बन गया। और फिर इन वायरसेस को क्या कर दिया जाता है? बाहर रिलीज़ किया जाता है ताकि और सेलों को, और लीवर के सेल जो है उनको इन्फेक्ट किया जा सके। रिलीज़। अच्छा, तो RNA कंटेनिंग वायरसेस जो है इनका यहाँ पे कहानी इस तरह होता है। ये इस तरह वो हेपेटोसाइट सेल्स का सारा मशीनरी यूज़ करके वो न्यू वायरसेस तैयार के उसको रिलीज़ कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट वन, DNA कंटेनिंग हेपेटाइटिस वायरस। तो हमारे पास एक ही वायरस है जो कि है HBV। हेपेटाइटिस बी वायरस ये DNA कंटेनिंग है, लेकिन ये भी पूरी तरह DNA कंटेनिंग नहीं है। ये DNA कंटेनिंग के साथ आप लोगों ने यहाँ पे P लिखना चाहिए। ये पार्शली है, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, कुछ पॉइंट पे ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA है। अच्छा, तो अब ये क्या करता है? सबसे पहले ये HBV वायरस एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये अपना प्रोटीन कोट वगैरह ख़त्म करके अपना DNA यहाँ पे बाहर निकाल देता है साइटोप्लाज्मिक एरिया में। हो गया, ये हो गया उसका DNA, पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA। यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ। अब इस पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA को आगे भेज दिया जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस की तरफ। यह हो गया आप लोगों का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस हेपेटोसाइट सेल का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ये पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है, ये इस DNA को कन्वर्ट कर दिया जाता है फुली डबल स्ट्रैंडेड DNA। इससे फुली डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाया जाता है। ये हेपेटोसाइट सेल जो है ये अपना मशीनरी यूज़ करके इससे डबल स्ट्रैंडेड DNA बना लेता है। अच्छा, अब ये फुली डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है इसके साथ दो काम किए जाते हैं। एक ऐसा होता है कि इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को इस लीवर सेल का जो अपना DNA यहाँ पे न्यूक्लियस में होता है उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। और यहाँ पे मैं इसके साथ एक पॉजिटिव साइन लिखने जा रहा हूँ। अभी इसको यहाँ पे जब लीवर सेल के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है तो ये मामला और भी ख़तरनाक हो जाता है। फिर ये अपने लीवर सेल जो होते हैं ये ख़ुद ब खुद वायरसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर इस DNA का क्या होगा? आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, फिर इससे ये वायरल मटीरियल बनेंगे जिससे फिर आगे वायरसेस असेंबल होंगे और क्या करेंगे? न्यू सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो एक कहानी इसमें ये है, इसलिए ये बार बार पॉजिटिव भी आता है। अगर कोई दवाई आप लोग का भी लें, लेकिन फिर भी आप अगर हेपेटाइटिस बी वायरस के पेशेंट हैं तो आप लोगों का हेपेटाइटिस बी जो है ये हमेशा पॉजिटिव आता रहेगा। एक कहानी इसके साथ ये होता है। दूसरा ये होता है कि ये DNA जो होता है इसको आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में? mRNA में। mRNA में इसकी ट्रांसक्रिप्शन की जाती है, ये कन्वर्ट हो गया mRNA में। अब ये mRNA जो है
ये चला जाता है न्यूक्लियस से और बाहर चला जाता है साइटोप्लाज्मिक एरिया में। तो यहाँ पे आ गया अगेन क्या, mRNA। दिस इज़ mRNA। mRNA यहाँ पे बाहर आ गया। अब ये mRNA दो जगहों पे चली जाती है, या तो ये इस साइड पे जाकर यहाँ चली जाती है और इनका यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाता है। इस राइबोसोम को, सेल के राइबोसोम को यूज़ करके ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन बना लेता है और ये फिर आगे सेम इसी तरह जो पहले हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ से एक वेजिकल की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। तो ये आ गया एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेजिकुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल, ये कैप्सोमरेज, सरफेस एंटीजन, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, एक कहानी तो इसका ये है। दूसरा ये होता है कि ये आगे इसे एक और चीज़ बनाया जाता है। ये वायरस जो होता है इसके पास एक अपना एंजाइम होता है, इसको मैं रिवर्स R से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये mRNA यहाँ पे चले जाते हैं, दूसरे mRNA जो होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, इससे फिर क्या बना देता है, इससे बना देता है DNA। इसे क्या बना देता है, इसे वापस DNA बनाया जाता है। वो पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA इसे अगेन बनाया जाता है, पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब ये पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA और ये वेजिकल यहाँ ट्रांसक्राइब हुआ ये mRNA, तो इससे जो मटेरियल यहाँ पे बन गई, ये दो चीज़ें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और अगेन क्या करती हैं, एक HBV वायरस का शक्ल इख्तियार कर देती है। ये प्रोटीन, ये मटेरियल जो है, ये प्रोटीन मटेरियल वगैरह ये सारे असेंबल हो जाते हैं, कोर इससे केयर बन जाता है। ये DNA भी इसके अंदर आ जाता है, DNA पार्शली डबल स्ट्रैंडेड DNA भी इसके अंदर आ जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की मटेरियल। तो इससे अगेन ये एक HBV वायरस प्रोड्यूस हो गया। अब ये HBV वायरस जो है आगे इसको रिलीज़ किया जाता है और ये दूसरे सेल इन्फेक्ट करते हैं। तो ये होता है इसका पैथोफिजियोलॉजी। ये डिजीज़ हेपेटोसाइट सेल जो होते हैं उनके अंदर इस तरह काम करता है। अच्छा, एक पॉइंट और, ये वायरसेस तो ऐसे नहीं कि बस एक वायरस प्रोड्यूस हो गया, इसको रिलीज़ कर दिया, बस कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये वायरसेस बहुत ज़्यादा मकदार में जब प्रोड्यूस हो जाएं तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब एक्यूमुलेट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि इनका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और हाई कंसंट्रेशन की वजह से फिर इस सेल का क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है, रप्चर। तो फिर ये सेल डाई हो जाता है, स्प्लिटिंग और या आप लोग लाइसिस कहें, लाइसिस ऑफ सेल। इस सेल का लाइसिस हो जाता है, और जब सेल का लाइसिस हो जाता है तो इस सेल डेथ हो जाती है, सेल मर जाती है। तो ये हो गया इसका पूरा थोड़ा बहुत पैथोफिजियोलॉजी। इतना आप लोग याद रखिए, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं और सिम्पटम डिस्कस करते हैं कि HIV के अलामात क्या होंगे अगर ये डिजीज़ हमें काज हो जाए। अब हेपेटाइटिस के सिम्टम को समझने के लिए भी यहाँ पर हमने चंद छोटे छोटे डायग्राम बना दिए हैं। इन डायग्राम्स के ज़रिए हम हेपेटाइटिस के सारे अलामात समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अलामात क्या होंगे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है सिम्टम। अब सिम्टम को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। ये क्या है, एक लीवर है, और लीवर सेल के अंदर जब ये सारा कहानी कंटिन्यू रहता है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोड्यूस करता है रेस्पॉन्स में, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में। ये हेपेटाइटिस क्या है, ये तो एक इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर है। तो इसके इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में ये कुछ केमिकल रिलीज़ कर देता है जिनको कहा जाता है साइटोकाइंस। मुख्तलिफ़ किस्म के साइटोकाइंस होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि यह ना तो आप लोगों के सिलेबस में मौजूद है। बस सिर्फ इसके ज़रिए मैं आप लोगों को इसके यह सिम्टम समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लीवर ने क्या कर दिया, साइटोकाइंस कुछ ऐसे सिग्नलिंग मालिक्यूल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सेलों के बीच में राबता रखने के लिए ये मालिक्यूल होते हैं, और ये कब प्रोड्यूस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के दौरान। इसके मुख्तलिफ टाइप भी होते हैं, अल्फा इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होते हैं इसके, लेकिन बस इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे साइटोकाइंस जब रिलीज़ कर देता है तो ये आ जाते हैं किस चीज़ में, जर्नल ब्लड सर्कुलेशन में। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है क्या, जर्नल ब्लड सर्कुलेशन। ये हो गया GBC। पूरा सर्कुलेशन तो हम नहीं बना सकते, बस सिंपल एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये केमिकल यहाँ से चले जाते हैं कहाँ पे,
ये तो ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, तो ये चले जाते हैं ब्रेन की तरफ। और ब्रेन में यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो ये क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट कर देते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या कर देता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से फीवर आ जाता है। और इसके अलावा मेलेज कंडीशन आ जाता है। मेलेज मतलब थकावट जैसी महसूस करना, ये कंडीशन, ये दो सिम्टम अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो साइटोकाइंस हो गए जो कि हेपेटोसाइट सेल ने रिलीज़ किया है। अब इसके अलावा ये लीवर जो होता है यह तो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं उनको भी बॉडी से निकाल देता है। तो दूसरा, ये टॉक्सिन्स रिलीज़ कर देता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। और ये टॉक्सिन्स जो होते हैं, ये टॉक्सिक मटेरियल, ये भी कहाँ पे चले जाते हैं, ये भी अगेन चले जाते हैं ब्रेन की तरफ। अच्छा, ब्रेन की तरफ जब ये चले जाते हैं तो यहाँ पे एक सेंटर होता है ब्रेन में, ब्रेन स्टेम एरिया में, जिसको CTZ कहा जाता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के आगे एक और सेंटर होता है जिसको इमिटिक सेंटर कहा जाता है, जिससे वोमिटिंग कंट्रोल की जाती है। और उससे एक नर्व एराइज हुआ है जो कि आगे जा चुका है किस चीज़ की तरफ, स्टमक की तरफ। तो यहाँ से ये टॉक्सिन मैसेज भेज देते हैं CTZ एरिया की तरफ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन की तरफ। CTZ से ये एमेटिक सेंटर की तरफ, एमेटिक सेंटर से नर्व एराइज हुए हैं, वो कहाँ पे जा चुके हैं, स्टोमक में। जब स्टोमक तक ये मैसेज पहुँच जाता है तो यहाँ पे एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मटेरियल बाहर जाने की कोशिश करते हैं यहाँ स्टमक से। तो इसके कंडीशन में क्या काज होता है, एक तो नाजिया के महसूस करना, वोमिटिंग महसूस करना, ये कंडीशन आ जाता है। इसके अलावा या तो डायरेक्टली वोमिटिंग होता है, और इसके अलावा बाज़ औक़ात डायरिया भी काज हो जाती है। जब वह स्टमक अपसेट हो जाए तो डायरिया भी काज हो जाती है। इसके रिज़ल्ट में और भी कंडीशन आ सकते हैं, जैसा कि डिहाइड्रेशन, अगर वोमिटिंग वगैरह है तो ये डायरिया है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी आ सकता है। और इसके अलावा वेट लॉस भी आ सकता है इन दोनों के रिज़ल्ट में। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक RBC जो ब्रेकडाउन हो जाए तो उनसे एक मटेरियल पैदा होता है जिसको बिलिरुबिन कहा जाता है। तो यहाँ पर दो किस्म का बिलिरुबिन होता है। एक को कहा जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन और दूसरे को कहा जाता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ये दोनों जो होते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इनका लेवल भी बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं बल्कि बढ़ जाता है इसके अंदर। इन दोनों का लेवल भी हाई हो जाता है और ये भी आ जाते हैं कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन में जब ये आ जाते हैं तो फिर आगे ये चले जाते हैं कहाँ पे, ये आई की तरफ चले जाते हैं। और आई का ये स्क्लेरोटिक लेयर जो होता है, स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर के अंदर ये कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होते हैं। और इसके अलावा यहाँ से ये बेलरी सिस्टम जो होता है, बाइल वाला सिस्टम, ये भी बर्बाद हो जाता है जब वायरल हेपेटाइटिस होता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाइल भी आता है इस सर्कुलेशन के अंदर, बाइल भी आ जाता है। तो ये कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड और बाइल जो है, बिलिरुबिन और बाइल, ये चले जाते हैं स्क्लेरा में जमा हो जाते हैं। स्क्लेरा के अंदर जब ये जमा हो जाते हैं तो ये एरिया क्या हो जाती है, ये येलो स्क्लेरा, ये स्क्लेरा क्या पड़ जाती है, येलो पड़ जाती है। और इस कंडीशन को इक्टेरिस का नाम दिया जाता है, इक्टेरिस फिर इसको कहा जाता है जब ये स्क्लेरा येलो हो जाए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन क्या होता है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से तो ये चले गए कहाँ पे, एक तो इधर चले गए, और इसके अलावा ये स्किन की तरफ भी चले जाते हैं। ये हो गया आप लोगों का स्किन, और स्किन के अंदर भी यहाँ पे जमा हो जाते हैं ये बिलिरुबिन, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बाइल वगैरह। और इससे जॉन्डस लाइक इफेक्ट, येलोविश कलर स्किन का भी हो जाता है, जिसको जॉन्डस लाइक इफेक्ट कहा जाता है। अच्छा, तो जॉन्डस के अलामात ही इसके अंदर होंगे। इसके अलावा ये सिस्टम तो क्या हो चुका है, ये भी नापीदा हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इससे क्या आता है नीचे, इसके ज़रिए भी तो बाइल आता है ना, यहाँ पे बाइल आता है। तो जब ये सिस्टम नहीं होगा तो बाइल का रिलीज़ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो जब बाइल का रिलीज़ आगे कम होगा तो इंटेस्टाइन की तरफ ये कम जाएगा। जब इंटेस्टाइन की तरफ कम जाएगा तो बाइल में क्या मौजूद होता है, इसमें तो बिलिरुबिन मौजूद होता है,
बिलिरुबिन। तो ये बिलिरुबिन जब यहाँ पे आ जाता है, ये कम नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जब नॉर्मली ये बिलिरुबिन यहाँ पे आ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोबाइलिनोजिन में। और यूरोबाइलिनोजिन को अगेन बैक्टीरिया वगैरह, ये भी बैक्टीरिया के ज़रिए और ये भी बैक्टीरिया के ज़रिए इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक अनदर टाइप में, जिसको स्टर्कोबाइलिन कहा जाता है। और ये स्टर्कोबाइलिन जो होता है ये स्टूल को एक ब्राउन कलर देता है। अच्छा, जब ये स्टूल को ब्राउन कलर देता है तो जब बाइल नहीं होगा तो उसमें क्या नहीं होगा, बिलिरुबिन नहीं होगा। जब बिलिरुबिन नहीं होगा तो यूरोबाइलिनोजिन नहीं होगा। जब यूरोबाइलिनोजिन नहीं होगा तो स्टर्कोबाइलिन नहीं होगा। जब स्टर्कोबाइलिन नहीं होगा तो स्टूल को कौन कलर देगा, कोई भी नहीं। तो इस पेशेंट का फिर स्टूल क्या होगा, क्ले कलर, मट्टी नुमा स्टूल इसका होगा, क्ले कलर स्टूल, इसका क्ले कलर स्टूल होगा। अच्छा, ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन क्या होता है, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये किडनी के ज़रिए क्या होता है, एक बॉडी से ख़ारिज किया जाता है। तो जब इसका लेवल हाई हो जाएगा तो किडनी इसको ज़्यादा फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे जब यूरिन पैदा होगा तो उसका कलर क्या होगा, डार्क कलर यूरिन इस पेशेंट का होगा। अच्छा, ये चीज़ें अब समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद कुछ और सिम्टम हैं, इनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे जो वायरसेस होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, चाहे वो जो भी वायरस हो, लेकिन हेपेटाइटिस वाला की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसके ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बना देता है। ये हो गया एक एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इसके साथ फिर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है और इससे एक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को फिर हम इम्यून कम्प्लेक्स का नाम देते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स काफ़ी ख़तरनाक होता है। वो क्यों, ये चला जाता है इस ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जाकर यहाँ पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और इस मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे, इसको डैमेज कर देता है, जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलोपैथी। इससे ग्लोमेरुलोपैथी काज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या होता है, ये चला जाता है एक और रीजन में भी। यहाँ ब्लड से इधर चला गया, साइनोवियल जॉइंट में ये चला जाता है। ये आप लोगों को छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये दो बोन है, इनके बीच में एक कैविटी है और इससे कंडीशन फिर यहाँ पे काज हो जाता है जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है। तो आर्थराइटिस पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ये चले जाते हैं कहाँ पे, हार्ट की तरफ भी चले जाते हैं और हार्ट के अंदर मायोकार्डियल मसल जो होते हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं और इसके अलावा पीरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होती है उनको भी ये इन्फेक्ट कर देता है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इनको ख़राब कर देता है। तो जब मसल ऑफ द हार्ट ख़राब हो जाएंगे तो उसको कहा जाएगा मायोकार्डाइटिस। और पीरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है अगर उनमें कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाए तो उसको फिर क्या कहा जाता है, पीरिकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस और पीरिकार्डाइटिस वगैरह ये अलामात भी इनसे पैदा होते हैं। अच्छा, अब इस सारे कहानी के बाद ये लीवर क्या है, ये तो इन्फ्लाम हो चुकी है तो इसका थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, साइज़ भी एनलार्ज हो जाता है। ये इस पे बहुत सारा काम होता है तो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, तो इस वजह से इसका ये साइज़ भी क्या हो जाता है, इन्फ्लाम हो जाता है और फूल जाता है। ये फूल जाती है, इस फूलने को मैंने डैश डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। इस कंडीशन को फिर कहा जाता है हेपेटोमेगेली। हेपेटोमेगली एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर हो जाती है। अच्छा, तो ये समझ में आ चुका होगा। अब ये सेल जो होते हैं हेपेटोसाइट सेल्स, ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो सेल बचे होते हैं वो सेल डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं और बाज़ औक़ात ये सेल डिवीज़न इतना तेज़ हो जाता है कि ये क्या एबनॉर्मल शक्ल इख्तियार कर देते हैं। इसीलिए हेपेटाइटिस के दौरान बाज़ औक़ात कैंसर का भी ख़तरा होता है, जो कि पिछले हेपेटाइटिस का जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि इससे बाज़ औक़ात कैंसर भी प्रोड्यूस होता है। तो ये सेल क्या करते हैं, फिर अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम अपना तादाद बढ़ा सकें, लेकिन ये तो डैमेज होते रहते हैं। तो उस वजह से ये बाज़ औक़ात एक्सेलरेट हो जाता है, ये सेल डिवीज़न माइटोसिस जो होता है। और फिर जब एबनॉर्मल हो जाए तो इस कंडीशन को हम कैंसर का नाम देते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन एक दो दफ़ा जब आप लोग इसको क्या करें, रीड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें सारे समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। बाकी मानदा जो पोर्शन रह जाता है हेपेटाइटिस का वो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे।